ठीक है। हेलो गाइज, आपका स्वागत है इस लॉ स्पीड के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस से संबंधित संविधान विधि, जो कि सेकंड है। और उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहली क्लास में, आपको पता है। और उसके बाद हमने मौलिक अधिकारों की, ये दूसरी क्लास है, मौलिक अधिकारों के संबंध में हमने पहले जो बेसिक क्लास होती है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है, कैसे कैसे इनसे क्वेश्चन बनते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकारों को संसद या सरकार कम कर सकती है या नहीं कर सकती, और कर सकती है तो कैसे कर सकती है, इनके संबंध में हम पहली वाली वीडियो में हम ये कवर कर चुके हैं। और थोड़ा मैं आपको थोड़ा ये बताया ना, रिकवर करा सकता, मतलब थोड़ा उसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकारों की परिभाषा, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार, तो मेरे प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं और संविधान द्वारा लागू किए जाते हैं, ऐसे अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने गोलकनाथ के केस में डॉक्टर सुब्बाराम न्यायाधिपति ने कहा था कि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार होते हैं, यानी कि नैसर्गिक जो प्रकृति जिनको प्रदान करती है, और अप्रतिदेय का मतलब क्या था? ऐसे अधिकार जिनको कोई छीन नहीं सकता और आप इनको अपनी मर्जी से भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना, ऐसे अप्रत्यय कहते हैं। और इसके बाद न्यायाधीश बेक का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा था मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो संविधान में समाविष्ट हैं। ये सब हम पहले कवर कर चुके हैं। इसके बाद मेनका गांधी का केस मैंने आपको बताया था। मेनका गांधी के केस में कहा था कि ये मौलिक अधिकार हैं, आपकी स्वतंत्रता के संघर्ष का परिणाम है, यानी कि जो हमने स्वतंत्रता के दौरान जो संघर्ष किया स्वतंत्रता लेने के लिए, उसके रूप में हमको ये मौलिक अधिकार मिले। क्योंकि संविधान आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसके परिणाम स्वरूप ये संविधान आया, तो इसके साथ साथ हमारे साथ मौलिक अधिकार भी आए। इसके बाद मैंने बताया था एम नागराजन का केस। एम नागराजन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मौलिक अधिकार है ना, राज्य द्वारा दान नहीं दिया गया, इनका तो वजूद पहले से ही है, यानी कि पहले से ही वजूद हैं, इनको कोई दान में नहीं दिया, यानी कि इनकी पुष्टि की, केवल सरकार इनकी पुष्टि करती है। ये हम इससे पहले हम कवर कर चुके। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों में कैसे संशोधन किया जा सकता है। सरकार की और न्यायपालिका की ये जो लड़ाई हुई थी, ये जो युद्ध चला था शंकरी प्रसाद से लेकर आपको मिनर्वा मिल्स तक की जो मैंने कहानी बताई थी, आपको पता है कि शंकरी प्रसाद 1951 का केस था, और सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य 1965 का केस। इन दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, ठीक है, कम कर सकती है। और जो संविधान संशोधन होगा वो विधि की परिभाषा में नहीं आता, यानी कि जो विधि में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। ये तो आपका क्लियर है कि वो संसद जो संशोधन करेगी उसे संविधान संशोधन में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और विधि की परिभाषा में आपको पता आर्टिकल 13 में दी हुई है। विधि की परिभाषा नहीं दी, लेकिन विधि में क्या क्या शामिल है ये जरूर बताया गया। क्या क्या शामिल है ये मैंने आपको बताया था। देखो विधि में क्या क्या शामिल है: अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम, विनियम और रूढ़ी, प्रथा, अधिसूचना, ये सब विधि की परिभाषा में शामिल है, विधि में इंक्लूड है। लेकिन वहां कहीं नहीं लिखा कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में आता है, वहां ये लिखा ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद इस जजमेंट को शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस को, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह का केस, ठीक है, सज्जन सिंह का केस, इस केस को गोलकनाथ में पलट दिया, गोलकनाथ के केस में पलट दिया, ठीक है, गोलकनाथ के केस में पलट दिया। इसमें कहा कि ये संविधान संशोधन है,
वो विधि के अंतर्गत आता है, वो विधि की परिभाषा में आता है। आर्टिकल 13 में ये इंक्लूड है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में गोलकनाथ में। चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया, गोलकनाथ तक। अब इसके बाद कहानी बनती है, क्योंकि सरकार को अच्छी नहीं लगी ये बात। सरकार ने क्या किया, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो सरकार ने किया 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये जो उठापटक चल रही थी ना सरकार और न्यायपालिका में, ये उसी दौरान की कहानी है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है। अब ये जो संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें आर्टिकल 13 का 4 क्लॉज जोड़ा गया। ठीक है, 13 में 4 क्लॉज जोड़कर ये लिख दिया गया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता है। संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता है, साफ तौर पर ये लिख दिया। अब यहां से आगे एक और रायता फैल गया। अब इसको फिर चैलेंज किया गया केशवानंद भारती के केस में। 24वां संविधान संशोधन को केशवानंद भारती के केस में चैलेंज किया गया, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 24वां संविधान संशोधन को जायज माना, संवैधानिक ठहराया। ठीक है, इसको संवैधानिक ठहराया। ठीक है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 24वां संविधान संशोधन है संवैधानिक है, और संसद की संशोधन करने की जो शक्ति है ये विस्तृत है। यानी इसकी जो शक्ति है इसको विस्तृत कहा, और विस्तृत के साथ साथ संसद ऐसा संशोधन नहीं कर सकती कि जिससे कि संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट कर सके। यानी कि वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत निकल के आता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत केशवानंद भारती से आया। तो केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति विस्तृत तो है, लेकिन इस शक्ति के प्रयोग से ये संविधान के आधारभूत ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब बात आती है कि ये आधारभूत ढांचा नाम का क्या चीज है। आधारभूत ढांचा, देखो ये जो आधारभूत ढांचा है ना, जो ये संविधान के जो कुछ, इसकी कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, और ना सुप्रीम कोर्ट ने आज तक बताया कि इसकी ये परिभाषा आधारभूत ढांचे की परिभाषा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून का इंटरप्रिटेशन करने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है। यानी कि इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि कानून का असली अर्थ क्या है वो हम बताएंगे, यानी कि न्यायपालिका बताएगी, उसे सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो समय समय पर इसने बहुत चीज़ों को आधारभूत ढांचा माना। किसी में न्यायिक पुनर्विलोकन को आधारभूत ढांचा माना, धर्मनिरपेक्षता को आधारभूत ढांचा माना, सेपरेशन ऑफ पावर को आधारभूत ढांचा माना, विधि के शासन को आधारभूत ढांचा माना। तो इसकी कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। मतलब जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये संविधान के खिलाफ ऐसा कोई अमेंडमेंट या कोई प्रोविजन है, सरकार लाती है, तो उसको आधारभूत ढांचा की कैटेगरी में इन्वॉल्व करती है। ठीक है, जिससे कि संविधान को नुकसान ना हो। कहने का मतलब है एक तरीका से न्यायपालिका, आपको पता है कि संविधान का संरक्षक है। ठीक है, यानी कि संविधान की रक्षा करती है। ठीक है, कहीं सरकारें कहीं तानाशाना बन जाए, कहीं संविधान में कुछ ज्यादा ऐसा संशोधन ना कर दे कि जिससे कि आपके मौलिक अधिकारों का वायलेशन होने लगे। तो इन चीजों को रोकने के लिए आपकी न्यायपालिका बैठी हुई है। इसीलिए तो ये आधारभूत ढांचा नाम का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है न्यायपालिका के पास, इसकी कोई एक ऐसी परिभाषा नहीं दी उसने कभी। ठीक है, तो इसके बाद हमने केशवानंद भारती के केस में दे दिया, इसमें एक लिमिट लगा दी। ठीक है, कि आप संशोधन कर सकते हो, आपकी शक्ति विस्तृत है, लेकिन आप ऐसा संशोधन नहीं करेंगे कि आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचे। चलो ठीक है, इसके बाद ये जो लड़ाई चल रही थी ना सरकार की और न्यायपालिका की, अब देखो यहां से एक ट्विस्ट आता है। सरकार क्या करती है, सरकार इसके बाद आपको पता है सरकार इसके बाद करती है, सरकार ने धड़ाके से 42वां संविधान संशोधन किया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। बहुत बड़ा खेल खेला है इस समय। देखो 42वें संविधान संशोधन में 368 के तहत
368 में 4 और 368 का 5, ये 2 क्लॉज जोड़े। देखो 368 में ये दिया हुआ है, आपको बता दूं, आप एलएलबी के स्टूडेंट हो, अभी तक आपको मुझे पता ज़्यादा इतना आप परिचित नहीं रहे होंगे संविधान से। 368 में ये लिखा हुआ कि अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो वो 368 के थ्रू होगा, ठीक है। यानी संविधान संशोधन 368 में दिया है, ठीक है, 368। और इसी आर्टिकल में 368 का क्लॉज 4 और क्लॉज 5 जोड़ा 1976 में न्यायपालिका ने। और इसमें क्या लिख दिया जोड़ के, इसमें लिख दिया कि संसद यानी सरकार, संसद की जो शक्ति है, संसद की जो शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है, संविधान में संशोधन करने की सर्वोच्च शक्ति है, ठीक है। क्या लिखा, मेरे शब्दों पे गौर देना, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा। सर्वोच्च शक्ति है, ठीक है, संविधान में संशोधन करने की संसद की सर्वोच्च शक्ति है, ठीक है। और जो संविधान संशोधन होगा इसको न्यायपालिका में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायपालिका में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब वो है कि आप कुछ भी संशोधन करोगे और संशोधन को फिर भी आप न्यायपालिका यानी जुडिशरी में, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब तो सरकार अपने हिसाब से चलेगी ना, सरकार जो चाहे वो अमेंडमेंट करेगी और ऊपर से न्यायपालिका को रोका गया। और जबकि मैंने आपको बताया कि इंटरप्रिटेशन यानी कि किसी भी कानून का इंटरप्रिटेशन यानी उसका असली अर्थ बताना, ये कौन तय करता, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायपालिका का वही काम है कानून का इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। तो इसमें 2 क्लॉज जोड़े गए, एक तो सर्वोच्च शक्ति है संसद की और दूसरी कि न्यायपालिका में ये जो संविधान संशोधन होगा इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ये आपको लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी लैकुना था, ठीक है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे सरकार सुप्रीमो हो रही थी, ठीक है। सरकार संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है कुछ भी जोड़ के, और उसको न्यायपालिका में भी नहीं ले जा सकते आप। ये समझ में आ रहा है इस संविधान संशोधन से। अब यही मैटर था, पहुंचा मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स, ये संविधान संशोधन की कहानी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 की कहानी है। मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980, ठीक है, भारत संघ 1980। इस केस में 368 के 4 और 5 को संविधान में जो संविधान संशोधन हुए थे इनको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया कि ये जो संविधान संशोधन है असंवैधानिक है। 368 और 368 का 5 क्या बात कहते हुए इसने किया, इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं, इसलिए इसको खत्म किया गया, ठीक है। ये दोनों संविधान संशोधन को इसे निरस्त किया गया। अब आपको निष्कर्ष के रूप में मैं ये कह सकता हूं कि संविधान में संशोधन करने की यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग वो ऐसा नहीं कर सकती कि आप आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है ना, एक ट्रिक बताने वाला हूं मैं आपको कि इससे क्या होगा आपका, इससे आपका ये जो ट्रिक है ना, एक ट्रिक से आप देखो, ट्रिक से ये पूरे केस लो आपको याद हो जाएंगे, शंकरी प्रसाद से लेके मिनर्वा मिल्स तक के पूरे केस लो आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक बताने वाला हूं, देख लो इसे ट्रिक को। देखो शंकर भगवान है, ठीक है, थोड़ा ट्रिक से ये है कि आप लोग अच्छे से आंसर लिख पाओगे, और ये वो ट्रिक है जो हम लोग मेंस में यूज करते हैं, ठीक है। मेंस में लिखना होता है, खुद मैंने कई बार मेंस दिया है, ठीक है, जुडिशरी का। तो ये ऐसी चीजें जो आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि आप लोग पहले तो इसे कहानी की तरह समझ लो, समझने के बाद आप उस ट्रिक को भी देख लेना।
पहले मैं कहानी बता देता हूँ। देखो शंकरी प्रसाद है, ये तो मैंने आपको बता दिया। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों को संसद कम कर सकती है। इसके बाद गोलकनाथ के केस में इस मामले को उलट दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती। जो आर्टिकल 13 में विधि है उसकी परिभाषा में संविधान संशोधन भी आता है। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन किया सरकार ने। उसके बाद जब 24वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 13 का 4 जोड़ा गया। 13(4) में लिख दिया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद ये जो 24वां संविधान संशोधन था इसको चैलेंज किया गया केशवानंद भारती के केस में। ठीक है, कई बार पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस 24वां संविधान संशोधन को सही ठहराया। ठीक है, यानी कि संवैधानिक माना इसे। अब इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है वो विस्तृत तो है, लेकिन इतनी ऐसी शक्ति नहीं है कि वो आधारभूत ढांचे का वायलेशन कर दे। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद मिनर्वा मिल्स में ये 368 में जो संशोधन हुआ था उसको खत्म किया गया। इसको मैं एक ट्रिक से बता रहा था आपको, ट्रिक याद रखनी है आपको। देखो ट्रिक ये तो समझ लिया आपने, ये ट्रिक याद रखो। शंकरी भगवान के पास, शंकर भगवान पता ही है आपको, शंकर भगवान के पास सज्जन सिंह गए। ठीक है, शंकर भगवान के पास सज्जन सिंह गए, क्या लेकर? एक गुल्लक ले जाते हैं। गुल्लक जानते हो ना, जिसमें पैसा रखते हैं। ठीक है, गुल्लक लेके गए। अब शंकर भगवान ने जब गुल्लक आई उनके पास तो गुल्लक को उल्टा किया, यानी गुल्लक को पलट दिया। अब गुल्लक को पलट दिया तो उसमें से क्या निकला? आपको हंसी आएगी लेकिन याद हो जाएगा एक बार में। अब इसमें से पता 24 अब गुल्लक में से पता रुपए ही निकलेंगे, होगा क्या? 24 रुपए निकले। अब ये जो 24 रुपए निकले ये किसको मिले? यहाँ एक केशव नाम का व्यक्ति था। ठीक है, ये ट्रिक तुमको कहीं नहीं मिलने वाली, ये खुद की जनरेट की हुई ट्रिक है। क्योंकि जब मैं मेंस दे रहा था उस समय मेरे सामने यही प्रॉब्लम आती थी कि ये सारी चीजें, लेकिन अब तो कॉन्सेप्चुअल है सारी चीजें। अब तो ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ। अब मुझे ये कल मैं देख रहा था तो ये मुझे मिल गई, इसलिए आपको बताने लगा। ठीक है, केशव को मिले ये 24 रुपए। अब देखो ये केशव को मिले। अब केशव ने क्या किया कि इन 24 रुपए से एक मील खोल ली। क्या खोली? मील खोली। तो फिर अब बताइए, मील खोले तो पैसा आएगा ही आएगा, कारखाना चलेगा अब उसका, पता है। अब इसी की देखो, शंकर भगवान के पास सज्जन सिंह नाम का व्यक्ति गया। ठीक है, और इसके बाद उसके पास एक गुल्लक थी और गुल्लक को लेके गया। अब गुल्लक में भगवान ने उसको पलट दिया, गुल्लक को उल्टा पलटा और उसमें से 24 रुपए निकले। 24 किसको मिले? केशव को मिले। अब केशव ने उनकी मील खोल ली। अब इस कहानी से हमने क्या समझा? देखो ये कहानी याद थी, और इससे पहले अब मैंने जो तुमको बताया था उसे याद करो, जो कॉन्सेप्ट बताया था। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, और जो आर्टिकल 13 के अंतर्गत संविधान संशोधन है वो नहीं आता। संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता है। ठीक है ना, संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता है। अब देखो यहां से अब क्या हुआ? अब मैंने कहा कि गुल्लक पलटी। अब गुल्लक पलटी तो अब गोलकनाथ का केस है। इस गोलकनाथ के केस में क्या होगा? ये मामला पलटेगा और आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इसका जस्ट अपोजिट गोलकनाथ के केस में पलटा था, क्योंकि यहाँ मौलिक अधिकार कम हो रहे हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। सुप्रीम कोर्ट 1967 की बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। ये ठीक उल्टा कर दिया इसी में। जब गुल्लक पलटेगी तो सब उल्टा होगा। ठीक है ना सर? और देखो सर भी हंस रहे हैं ट्रिक को देखकर। ठीक है, ऐसी शानदार ट्रिक है। अब सर भी ये कह रहे हैं सर ये तो मुझे भी याद हो गया। आज के बाद ये संशोधन आपको नहीं भूलेंगे, लेकिन उस गुल्लक को मत भूलना बस। ठीक है,
अब देखो, अब इस गुल्लक में क्या हुआ, 24 रुपए निकले, 24 रुपए निकले तो आपको 24वां संविधान संशोधन याद आएगा। 24वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 जोड़ा गया था, और जिसको चैलेंज किया गया था किसमें, केशवानंद भारती के केस में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये, ध्यान से, ठीक है। और यहां कहा गया, क्या कहा गया कि इसको 24वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती के केस में जायज ठहराया, इसको सही ठहराया। अब सही ठहराया तो और इसके साथ ही उसने संविधान संशोधन कहा कि संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति जो विस्तृत है और इसको आधारभूत ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद देखो एक और बात बताएं, जो 42वां संविधान संशोधन रह गया, ये जो 42वां संविधान संशोधन कैसे आएगा निकल के। अब हमने उधर गुल्लक को पलटा था, इधर 24 को पलट दो तो 42 आएगा, नहीं आएगा। देखो 42वां, कितनी शानदार ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है, कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। ऐसे अब 42वां संविधान संशोधन को पलटा तो उसमें 368 और 368 का 4 और 5 जोड़ा गया था। इसको मिनर्वा मिल्स के केस में 368 4 और 368 5 को खत्म किया गया था, ठीक है। 368 5 को खत्म किया गया था। इसमें जोड़ा था ना, क्या जोड़ा था, संसद ने 368 4 और 5 में जोड़ा था कि संसद की संविधान में संशोधन करने की सर्वोच्च शक्ति है, और इसके साथ इस संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो इसी को मिनर्वा मिल्स में चुनौती दी गई थी केस में, और मिनर्वा मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि ये दोनों खंड संविधान की आधारभूत ढांचा का वायलेशन करते हैं, इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित किया, ठीक है। अंततः निष्कर्षतः मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो पूरी कहानी मैंने आज तुमके सामने गढ़ी है, ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित। अब ये जो मौलिक अधिकारों से कैसे भी क्वेश्चन आए, दो तरीके का क्वेश्चन आएगा। एक तो संविधान संशोधन का क्वेश्चन आए कि संविधान संशोधन के संबंध में बताइए उसकी क्या प्रक्रिया कैसे हो सकता, तब भी ये सारे केस लो आपको उसमें मेंशन करने। इसके साथ साथ अगर ये पूछा जाए उसमें कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है, तब भी आपको यही केस लो बताने हैं। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर ट्रिक भूलोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। मैं कहूंगा पहले ट्रिक आपको एक छड़ी की तरह, बैसाखी की तरह काम करती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इसीलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो रहेगा ना, फिर आप खुद से ट्रिक जनरेट कर लोगे। लेकिन ट्रिक मेरी ऐसी है कि इसमें सारे रेलिवेंट फैक्ट हैं, रेलिवेंट ही नाम है। गुल्लक से गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद शंकर, सज्जन से सज्जन सिंह, 24 से 24 रुपए निकले के सबको मिले, तो इसका मतलब केशवानंद के भारती के केस में 24वां संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया था। ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे पढ़ना सारी चीजों को, एक एक सारे सेक्शन आपको आर्टिकल और केस लो ऐसे याद करा दूंगा मैं। इसके बाद आपको आर्टिकल 13 में आपको बताऊंगा मैं। अब आर्टिकल 13 में मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा इस बार। देखो मैंने क्लास ऑफलाइन में मैंने जितना भी पढ़ाया, ऐसे भी पढ़ाया, अब तक मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई, ठीक है। इस बार ये जो प्रीमियम कंटेंट दे रहा हूं ना मैं आप लोगों के लिए, ये वो है कि आप लोगों को समस्या रहती है कि सर याद नहीं रहता। मैं गारंटी से कह रहा हूं, 1-2 दिन लिख लेना, इसको लिख कर याद कर लेना, लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये गारंटी से है कि आप लोगों का ये सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ सेव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें सेव नहीं होंगी, तब तक आपको लगेगा कि सर याद नहीं। एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे 2-4 बार, सब कुछ छा जाएगा। और इसी चैनल पर बने रहो। तो यहाँ अगर बने रहे तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखो और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कैसे याद करना है, कैसे करनी है। ज्यादा मेहनत तुम लोग पढ़ते हो ना, जिस हिसाब से पढ़ रहे हो उस हिसाब से पढ़ने से थोड़ी होगा कुछ। इसको जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे पहले लिख लेना। अभी भी कहीं वीडियो खोल के दोबारा 2-2 बार 3-3 बार, कुछ लोग 2x पे देखते हैं ना, ऐसे नहीं याद होता, क्योंकि वीडियो में केवल टीचर पढ़ा रहा होता है। अब टीचर पढ़ा रहा है, बस टीचर का तो दिमाग चल रहा है उधर, लेकिन आप लोगों का बस दिमाग समझ रहा है, बस देख रहा है, वो पैसिव लर्निंग है बस।
ठीक है, एक्टिव लर्निंग नहीं है पीपीटी से पढ़ना और ये सब, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पैसिव लर्निंग है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप भी सोच रहे हो, ठीक है, हाँ सर। इसलिए तब भी पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन आंसर करना चाहिए अपने आप को, जो पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन पूछना चाहिए किसके बाद ये इसमें कैसे हुआ कैसे हुआ, ये सब सारी कहानी कैसे संशोधन हो सकता है, इसे चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये जो कहानी आज मैंने गढ़ी आर्टिकल 13 की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। आर्टिकल 13 में देखो पृथक्करण का सिद्धांत है, उसमें मैंने एक ट्रिक बनाई है कि गोपाल ने बल लगाकर आर्टिकल 13 को अलग कर दिया, इतना बल लगा के अलग कर दिया कि उसकी जांच होने लगी। अब जांच होने लगी तो पता चला कि उसका जो बल था ना वो मेडिसिन से था, मेडिसिन ले रखी थी, इसमें पूरा खत्म हो जाएगा। अब आगे ऐसे ही आर्टिकल 14 बताऊंगा मैं। चौधरी साहब का रूप देखकर मेनका हंसने लगी, चौधरी का रूप देखकर मेनका हंसने लगी। तो ये सारी ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं। आगे देखो आर्टिकल 19 की मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। आर्टिकल 19 में मैंने बताया आपको कि एक वक्ता है जो कि सभा लगाता है। अब उस सभा लगाई, बिना युद्ध के सभा लगाई, उस सभा में ग्रुप बना दिया, संगठन बना दिया। अब जी ये जो संगठन बने इनको भ्रमण करने के लिए भेज देता है। अब जब भ्रमण करने के लिए भेज दिए तो ये कुछ लोग वहीं बस जाते हैं। अब बस गए तो बसने के साथ साथ उनको जीविका चलाने के लिए कुछ चाहिए, तो जीविका, कारोबार, व्यापार, ये सब स्वतंत्रता है। इनको मैं डिकोड करूंगा वहां, ठीक है। ये सारी ट्रिकें आपको समझ में आ रही होगी आर्टिकल 19 के साथ। अब ऐसे ही मैं आपको आर्टिकल 19 की जो रिस्ट्रिक्शन है, रवि लो सिस्टर को नई मनी दे दो, ऐसे आप खत्म करोगे कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रिक से। एक एक सारे सेक्शन, एक एक सब क्लॉज, केस लॉ ऐसे याद हो जाएंगे आपकी जुबान पर, ठीक है। जैसे आर्टिकल 14 का मैंने चौधरी साहब रूप देखकर हंसने लगी मेनका। आर्टिकल 13 क्या बताया, गोपाल ने में इतना सारा बल था कि आर्टिकल 13 को अलग कर दिया तो उसकी जांच होने लगी तो मेडिसिन पाई कि मेडिसिन खा रखी थी, ठीक है। उसके बाद एक और है कि दीपचंद ने दूध का दान दिया, बस खत्म। आर्टिकल 12 के तो केस आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ऐसी ट्रिक बताऊंगा उसका। रात के 12 बजे नरेश और राजू ने इतना काम किया कि उसकी आंटी ने उसे प्रसाद खिलाया। अब पता है इस चीजें सारे के रिजू प्रसाद, एंटी AR अंतुले, नरेश बना महाराष्ट्र राज, रात 12 बजे, आर्टिकल 12 याद हो जाएगा, राज्य से संबंधित है। ये सारी ट्रिक से आप जानने वाले हो, ठीक है। और इसके साथ देखो रमेश नाम का व्यक्ति है, न्यूज़पेपर पर क्या कर रहा था, प्रेस कर रहा था। प्रेस करते करते उसने अपनी शकल पर प्रेस को लगा लिया। अब प्रेस को लगा लिया तो क्या हुआ, दर्द होने लगा। और दर्द होने लगा तो कोलगेट लगता है, जब जलता है तो नहीं लगाते सर, कोलगेट लगाते नहीं लगाते। तो अब देखो इससे क्या है, आर्टिकल 19 के जो सारे केस है ना प्रेस से संबंधित, रोमेश थापर वर्सेस भारत संघ, इसके साथ न्यूज़पेपर, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, हमदर्द दवाखाना का केस, बेनेट कोलमैन का केस है, ये सब कहानी है आर्टिकल 19 में। और भी है, रमेश का गुप्त रहस्य जानने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, पीपल इकट्ठे हुए, तो उसने सबको नया नया झंडा पकड़ा दिया। ये सारी ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे सारी ट्रिक से पढ़ाने वाला हूं आपको। अगर ट्रिक से पढ़ना है ना तो ये चैनल आपके लिए बहुत मस्त है। और कभी भी ये आपके डाउट नहीं रहेगा कि सर सेक्शन याद नहीं होते, कि आर्टिकल याद नहीं होते, कि आपको केस लॉ याद नहीं होते। ये तो आपका भ्रम है, बस बात ये पढ़ने का तरीका चेंज करना है आपको, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट का कोई सेक्शन हो, देखो IPC, BNSS के इतने सारे केस लॉ मैंने ऐसे बताए हैं सभी बच्चों को कि केस लॉ उनका भूलते नहीं है वो, ठीक है। केस लॉ भूलेंगे नहीं, चाहे खाना भूल जाए, पर केस लॉ नहीं भूलने वाले, ठीक है। इतना बेहतरीन तरीके, ऐसी ऐसी ट्रिक बताई है सामान्य आशय से संबंधित, कॉमन इंटेंशन, अपराध के प्रयत्न से संबंधित, अपराध के स्टेप से संबंधित, सारे केस लॉ एक ही वीडियो में बताए हैं सब,
ठीक है। अब देखो संविधान की संघात्मक या एकात्मक, आप लोगों की समस्या रहती है कि सर मुझे याद नहीं आता, एग्जाम में भूल जाते हैं। तो ये जो निमोनिक्स और ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ना आपको, ये सारी चीजें आपको वहां काम आएंगी। सर्वेश ने नया संविधान लिख दिया, कहानी खत्म। संघात्मक संविधान की विशेषता इसी में खत्म हो जाती है। संविधान, सर्वेश ने न्याय दिलाने के लिए नया संविधान लिख दिया। सर्वेश से लिखेंगे सर्वोच्च, सर्वोच्च क्या होगा, संविधान सर्वोच्च होगा, साफ हो आएगा, शक्तियों का विभाजन होगा, लिखित संविधान होगा, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। तो ये सारी विशेषता एक बार में आपको याद आएंगी, एग्जाम में आएंगी नहीं आएंगी याद, जब आपको मैं बताऊंगा। तो देखो ट्रिक वो होनी चाहिए जो रेलिवेंट शब्दों को पकड़े, जो आपके रेलिवेंट शब्द हों, ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए लॉ स्प्रिट आया है आपके लिए ऐसी ट्रिक्स लेके जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं है। ये यूट्यूब पर कहीं भी खगान लेना, आर्टिकल 19 ऐसे नहीं है। आर्टिकल 20 तो इतना आसान से बताने वाले हैं, आर्टिकल 22 में तो इतना वो है कि बाई ने करण के साथ, अपने दोस्त करण के साथ जाने से 24 घंटे के लिए मना कर दिया। ये सारी ट्रिक से पूरा सेक्शन खुल जाएगा, आर्टिकल खुल जाएगा और आपके दिमाग में पूरा लिख के आओगे एग्जाम में। एलएलबी हो या मेंस हो या कोई भी एग्जाम हो, एक एक आर्टिकल आपकी उंगलियों पे होगा, एक एक केस लो, कोई समस्या होने वाली नहीं है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको चीजों को कैसे याद कराना है, ठीक है। बस आपका काम है कि जैसे मैं कहता रहूं ऐसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। केस लो याद नहीं होंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये याद नहीं होता। चीजों को पहले समझो, समझने के बाद कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। बाकी उस पर 4-5-6 बार प्रेस मतलब लिख के, अच्छे से लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करोगे तो सब याद हो जाएगा। फिर देखो उसके बाद आप लोग कैसा धमाल मचाते हो एग्जाम में। एग्जाम में पता है लिखने के लिए आपके उंगलियों को याद होना चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस कर लो बस थोड़ा। इसके बाद जैसे बता रहा हूं, अगर ट्रिक 2-3 बार भी पढ़ लोगे तो वो तो वैसे भी याद हो जाएगा तुमको, ठीक है। मिलते हैं अब अगली धमाकेदार वीडियो जिसमें और शानदार ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊंगा मैं। थैंक यू लॉ स्पिरिट से जुड़ने के लिए, और फैला दो इसे आग की तरह, लॉ स्पिरिट की यूट्यूब चैनल को, जिससे कि सभी लोगों को ये जो ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स के साथ पढ़ाना, आपको याद होने की समस्या को दूर करने के लिए हम ये नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाली। और ये खुद मेरे द्वारा जनरेट की गई थी जब उस समय जब मैं मेंस दे रहा था, तो आज मैं इनको सब डिस्क्लोज कर रहा हूँ जो कि आप लोगों के काम आएंगी, ठीक है ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।